हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एस कुमार पाठशाला। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का पार्टनरशिप। आज का हमारा टॉपिक है 12th क्लास का पार्टनरशिप। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। क्लास 12 सब्जेक्ट्स अकाउंट्स वॉल्यूम 1। आपकी जो 12th क्लास के अकाउंट्स है वो 3 वॉल्यूम में डिवाइडेड है। सो ये वॉल्यूम 1 है। तो हम पार्टनरशिप का बेसिक्स और फंडामेंटल स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12th में प्यारे बच्चों आपने पढ़ा ही होगा पार्टनरशिप क्या होती है। जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग, टू और मोर पर्सन आपस में मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और तुम्हें मिलजुल के काम करेंगे टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। अर्निंग करेंगे और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपस में डिवाइड कर लेंगे एक डिसाइडेड रेशियो में। रेशियो हम इनिशियली डिसाइड कर लेंगे, नहीं होगा रेशियो तो इक्वल बढ़ती है, आपको पता है प्रॉफिट इक्वल डिवाइड होगा। चलिए, तो ये तो बेसिक सी बातें थी, आपने 11th क्लास में पढ़ी है। देखिए, एक फर्म का नाम ले लेते हैं, ABC एंड एसोसिएट्स। प्यारे बच्चों, ये एक पार्टनरशिप फर्म है, और इसमें 3 पार्टनर हैं, ABC। ये 3 पार्टनर हैं। तो इन 3 पार्टनर्स ने मिलकर ये फर्म बनाई है और फर्म का नाम रखा ABC एंड एसोसिएट्स। ये फर्म का नाम है। इंडिविजुअली ये पार्टनर्स कहलाए जाते हैं। जैसे मिस्टर ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में कौन है, ये पार्टनर है। कलेक्टिवली इंडिविजुअली तो ये हो गए पार्टनर, इंडिविजुअल कैपेसिटी में इनको पार्टनर बोला जाता है। मिस्टर ए, बी एंड सी कौन है, पार्टनर। कलेक्टिवली इनको फर्म बोला जाता है। ए बी सी कलेक्टिवली अगर इकट्ठा एक साथ बोलेंगे तो ये वही फर्म, और जिस नेम के अंडर ये काम कर रहे हैं वो होता है फर्म नेम। जैसे कि यहाँ पे हमारे एग्जांपल में हो गया ABC एंड एसोसिएट्स, ये फर्म का नाम है इनकी। ABC एंड एसोसिएट्स ये इनकी फर्म का नाम हो गया। तो मैं आपको आगे देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आइए देखिए। अब जैसे कि ये 3 पार्टनर्स थे इसमें, A, B एंड C। आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि पार्टनरशिप की कोई लीगल एंटिटी नहीं होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। द पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। नाउ जनरली अब क्या होना चाहिए, और ये भी आपको पता है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है। अब जब भी ये पार्टनर इन 3 लोगों ने आपस में मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट करी, कोई बिजनेस स्टार्ट कराया है, तो ये इनके बीच ना एक एग्रीमेंट हुआ होगा। उसी एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड राइटिंग में भी हो सकती है और ओरली भी हो सकती है, बट बेटर है कि राइटिंग में हो।
अब इस एग्रीमेंट में, इस डीड में क्या क्या बातें लिखी जाती हैं, आइए मैं आपको समझाता हूँ। इस डीड के अंदर क्या क्या बातें लिखी जाती हैं मैं आपको बताता हूँ। तो जो पार्टनरशिप डीड बनेगी इन तीनों पार्टनर के बीच में, जो पार्टनरशिप डीड बनेगी यानी कि जो एग्रीमेंट होगा पार्टनर्स के बीच में, उसमें कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं, क्या क्या बातें लिखी जाती है, आइए मैं आपको बताता हूँ। उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर होगा, ये पॉइंट होगा एक, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, सभी पार्टनर्स के बारे में लिखा होगा कि पार्टनर का नाम क्या है, कंसर्न पार्टनर का एड्रेस क्या है घर का, एटसेट्रा। और क्या क्या लिखा होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर यानी कि एग्रीमेंट में, और क्या क्या लिखा होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, फर्म के बारे में लिखा होगा कि फर्म का नाम क्या है। भाई ये पार्टनर ने मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करा है तो फर्म का कुछ ना कुछ तो नेम रखा होगा ना, तो उस फर्म का नेम एंड एड्रेस लिखा होता है उसमें एग्रीमेंट में, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और क्या क्या बातें लिखी जाती है एग्रीमेंट में, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे मतलब है कि आपका मुख्य बिजनेस कौन से एरिया में है, मेन, मेन ऑफिस आपका कौन सा है। वैसे तो आपके हो भी सकता है आपने और भी ब्रांच बना रखी हो, बट मेन एक जो होता है ना रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, वो कौन सा है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, वो आप इसमें लिख लीजिए एग्रीमेंट के अंदर। अब ये एग्रीमेंट बनाना क्यों फायदेमंद है ये भी मैं अभी आपको सिखाऊंगा, थोड़ी देर में अभी आप जान जाओगे, क्योंकि आपके साथ शायद हो सकता है प्यारे बच्चों आपके मन में सवाल आ रहा हो कि सर अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बोला है और 11th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है, तो ये एग्रीमेंट भी हम क्यों बना रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है, आप मत बनाओ, नहीं बनाना चाहते तो, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या होंगे वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। ये एग्रीमेंट तो बना लेना चाहिए और रजिस्ट्रेशन भी करा लेना चाहिए, ये तो 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था, आपको याद हो कि द ड्रॉबैक्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि कोई थर्ड पार्टी जो है वो आपके ऊपर क्लेम कर सकती है, बट आपका आप पार्टनर हो, आप एक दूसरे के ऊपर या किसी थर्ड पार्टी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते पैसे के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको ये बातें याद होंगी। सो अभी आएंगे उन बातों पे भी। और क्या क्या बातें लिखी होंगी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, आप हमें ये बताइए कि आपका प्लेस कहाँ पर है बिजनेस का, एरिया एड्रेस बताइए हमें वहाँ का, ठीक है। फिर कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब से स्टार्ट हुई है आपकी पार्टनरशिप, आप हमें ये डेट बता दीजिए, इस एग्रीमेंट में लिख दीजिए। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप कब से शुरू हुई है, स्टार्टिंग डेट बताइए। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, आप तीनों पार्टनर में से किसने कितना कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है, किसने कितनी कितनी कैपिटल लगाई है इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, वो हमें बताइए। लाइक जैसे ए कहता है भाई 1 लाख रुपए मैंने लगाया है, बी कहता है मैंने 50,000 लगाए हैं, सी कहता है मैंने 5 लाख लगाए हैं। तो ये इस प्रकार से आप हमें बताइए किसने कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। और क्या क्या बातें लिखी होती हैं, वैसे तो न्यूमरस बहुत सारी बातें होती है, बट मैं कुछ ही आपको बता रहा हूँ मेन। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में इसमें बात लिखी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए क्या होता है कि जनरली जब पार्टनरशिप फर्म बनती है, पार्टनरशिप होती है, तीन, जब मान लीजिए हमारा जो ये एग्जांपल है ए बी एंड सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों पार्टनर ने मिलके एक फर्म बनाई और फर्म का नाम रखा ए बी सी एंड एसोसिएट्स, ए बी सी एंड एसोसिएट्स। सो अब इसमें इन्होंने क्या होगा, यहाँ पर ये बात लिख दी होगी एग्रीमेंट के अंदर ही कि भाई हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इतनी रहेगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेट्स से इन्होंने स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिया है कि 5:3:2 में जो भी प्रॉफिट हम कमाएंगे वो इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा ए बी सी के बीच में,
ए बी एंड सी के बीच में इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा प्रॉफिट, अच्छी बात है। लॉस भी इसी रेशियो में डिवाइड होगा। नाउ मैं आपको कह रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। जनरली क्या होता है कि कई बार ना एक पार्टनर ये बोल देता है, सपोज करो यहाँ पे मिस्टर ए जैसे ये कहने लगे कि भाई देखो ऐसा है, प्रॉफिट तो मैं लूंगा ही लूंगा, प्रॉफिट तो मैं लूंगा, साथ में मुझे ना अपनी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए। तो ये आपस में इनके म्यूचुअल बातें हैं, ये आपस में जैसे भी डिसाइड करेंगे वो सारी बातें एग्रीमेंट में लिखवा दी जाती हैं। हो सकता है तीनों पार्टनर मिल के बोलने के भाई हमें तो हमारी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी चाहिए। तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग अगर आप चाहते हो कि आपने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की है एबीसी एंड एसोसिएट्स में, तो आप अपनी कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट चाहते हो ए बी सी एंड एसोसिएट से, तो एक काम करो भैया, ये एग्रीमेंट में अभी लिखवा दो पहले ही बातें, अदरवाइज फ्यूचर में क्या होगी, कन्फ्लिक्ट होंगे, मतभेद होंगे आपस में सब पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, ये जस्ट लाइक ऐसे है कि जब भी आप क्या करते हो, सपोज करो अगर आप ओनर हो और आपने अपना कोई फ्लैट, मैं बता रहा हूँ बस एक साइड से एग्जांपल लेके, अगर आपने कोई अपना फ्लैट या शॉप, कमर्शियल शॉप अगर आपने उसको रेंट पे दिया है, तो आप भी तो एक रेंट एग्रीमेंट बनवाते हो ना, फॉर अ सेफर साइड, यार बनवा लो। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बनवाते हैं, बट बनवा लेना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट बनवा लो, प्लस में पुलिस वेरिफिकेशन भी, ये जरूरी है भाई, पुलिस वेरिफिकेशन भी करा लेना चाहिए टेनेंट्स का। सो बात आ रही है इस पे रेंट एग्रीमेंट की। तो रेंट एग्रीमेंट में आप भी तो ये बहुत सारी बातें लिखवाते हो ना कि भाई देखो ऐसा होगा, जो बिजली का बिल है वो टेनेंट पे करेगा, है ना, जो भी वाटर बिल होगा, पानी का बिल आएगा वो भी टेनेंट पे करेगा, जो भी नॉर्मल वियर एंड टीयर होगी वो भी टेनेंट पे करेगा, नॉर्मल वियर टीयर जो भी होगी वो टेनेंट ही पे करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस प्रकार से आप टर्म्स एंड कंडीशन लिखवा देते हो ना पहले ही, ताकि भाई ऐसा है किराया देने के टाइम पे ना नोक झोंक ना हो, कभी किराएदार यानी कि टेनेंट कहने लगे ये कब डिसाइड हुआ था हमारे बीच कि नॉर्मल वियर टीयर मैं ठीक कराऊंगा, मोटर खराब हो जाएगी तो मैं ठीक कराऊंगा, पंखा खराब होगा तो मैं ठीक कराऊंगा, ये कब लिखा था। तो बाद में फिर क्या होती है, ओनर कहेगा अरे ये तो कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस ऐसे नहीं चला करता। आप एग्रीमेंट बनवा लीजिए, राइटिंग में लिखवा लीजिए, सिग्नेचर करा लीजिए, दोनों पार्टी सिग्नेचर कर देंगे, दो विटनेस के सिग्नेचर हो जाएंगे तो एक प्रूफ हो जाता है। फिर अगर कल को वो अगर टेनेंट बदतमीजी करता है तो तब वो ओनर उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है, भाई देख ये पहले ही डिसाइड हो गया था, देख तेरे साइन भी है, तूने खुद साइन करा था पूरा एग्रीमेंट पढ़ के, तो अब क्या बदतमीजी हो रही है ये, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरीके से। ठीक है, सो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब भी पार्टनरशिप होती है ना, पार्टनर्स के बीच में जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है, तो उसके अंदर भी ना वो सारी बातें पहले ही लिखवा लेनी चाहिए। भाई जो आप चाहते हो कि यार मैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहता हूँ, ठीक है भैया, अगर सारे पार्टनर एग्री करते हैं तो ठीक है, म्यूचुअली बैठ के डिसाइड हो गया है तो चलो भाई ठीक है, ये पॉइंट भी लिखवा दो। अच्छा सर, अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में अभी हमने बिजनेस स्टार्ट करा है और अभी हम इस समय हमारे दिमाग में ये बातें नहीं आ रही हैं कि क्या क्या बातें लिखवानी है, और आज एग्रीमेंट बन गया है, तो क्या सर हमेशा ये वही जो एग्रीमेंट में बातें लिखी गई है क्या हमेशा यही एप्लीकेबल रहेंगी? क्या हम इस एग्रीमेंट को एडिट नहीं कर सकते फ्यूचर में? नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, आप जब मर्जी इसको एडिट कर सकते हो। एग्रीमेंट रिन्यू हो जाते हैं जब भी, आप जब चाहो उस एग्रीमेंट को ऑल्टर कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो अब बहुत सारे पार्टनर ये कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो गई। अब एक पार्टनर कहने लगा कि भाई देखो इंटरेस्ट ऑन लोन भी मैं लूंगा, अगर मैंने फर्म को लोन दिया तो इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग भी बात लिखवा दो। ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, मान लीजिए ये फर्म है ए बी सी एंड एसोसिएट्स, ए बी सी एंड एसोसिएट्स, ये तो हो गई जी पार्टनरशिप फर्म। अब इस फर्म को पैसों की जरूरत थी, तो इस फर्म ने किसी बाहर बैंक से लोन न लेकर अपने ही पार्टनर से मिस्टर ए से लोन ले लिया, तो मिस्टर ए ने इसको लोन दे दिया, ले भाई पार्टनरशिप लोन ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख रुपए का लोन दिया है, तो ए फ्री में तो देगा नहीं। ये पार्टनरशिप फर्म जो है, ए ने बोला भाई देख मैं ब्याज लूंगा तुमसे, मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा उसके ऊपर एट द रेट
8% पर एनम, 8% मैं आपसे ब्याज लूंगा फर्म। बात सुन ले भाई, सीधी सी बात है। तो आपको जब इंटरेस्ट अगर ऐसा फ्यूचर में है ना, तो आप इंटरेस्ट और लोन के रिगार्डिंग ये रेट जो है अभी लिखवा दो कि भाई देखो कल को अगर फर्म हमसे लोन लेती है तो मैं 8% पे दूंगा या 9% पे दूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी है, ठीक है। या अभी फर्म लोन ले रही है तो भैया 8% पे, 9% पे, 10% पे, जो भी है अभी लिखवा दो, ठीक है। और मान लीजिए लोन फर्म ने लिया और आपने ये पॉइंट नहीं लिखवाया हुआ था एग्रीमेंट में, और फिर आप कहते हो फर्म यार मुझे ब्याज ही नहीं दे रही है, मुझे मैंने तुमसे कहा था 10% ब्याज चाहिए मुझे, फर्म जो है उसको कम दे रही है। तो इसके रिगार्डिंग में भी मैं आपको बात बताऊंगा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, अभी आपको क्लियर करूंगा। तो एग्रीमेंट में अगर आपने ये बात लिख दी है तो फिर ये बातें अप्लाई होंगी, और अगर नहीं लिखी है तो क्या होगा अभी बताता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ, आगे चलते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, एग्रीमेंट के अंदर और क्या क्या बातें लिखी होती हैं, एटसेट्रा करके बहुत सारी बातें लिखी होती है। जैसे अगर किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन भी चाहिए, सैलरी, कोई पार्टनर बोलता है कि भाई देखो ऐसा है, रेम्यूनरेशन के बारे में बात हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए ये फर्म है ABC एंड एसोसिएट्स, ABC एंड एसोसिएट्स, ये हो गई जी आपकी एक पार्टनरशिप फर्म। चलो जी, अब क्या हुआ, ये मान लीजिए इनका ना कपड़ों का बिजनेस है, रेडीमेड गारमेंट, ठीक है। इन्होंने मिलके बिजनेस स्टार्ट करा है, रेडीमेड गारमेंट की एक शॉप है, बहुत बहुत बड़ी शॉप है इनकी, और भी फुटवेयर वगैरह भी बेचते हैं ये, ठीक है ना। सो तीनों ने मिलके स्टार्ट करा, पैसा लगाया, बिजनेस स्टार्ट करा। नाउ अब ये बिजनेस इनका चल रहा है, तो भैया इनका सपोज कर लेते हैं जैसे जीएसटी की रिटर्न वगैरह भी जाती होंगी इनकी, इन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा, ठीक है। और भी अन्य टैक्स वगैरह जैसे ये पे करते होंगे, इनके ऊपर अगर अप्लाई होते हैं तो ये क्या करते हैं, इसके लिए तो इन्होंने बाहर से किसी प्रोफेशनल को हायर करना होता है, सीए या सीएस को, एडवोकेट को, अकाउंटेंट को, प्रोफेशनल को ही हायर करेंगे। ये कोई अकाउंटेंट बिठाएंगे अपने यहाँ, जो इनके यहाँ जो भी बिल की एंट्री है वो रिपोर्ट करे। तो इनमें से क्या हुआ, मिस्टर ए बोला कि भाई देख ऐसा है, इंस्टेड ऑफ हायरिंग फ्रॉम द आउटसाइड, कि बाहर से किसी को हायर करने की बजाय एक काम कर लेते हैं, मैं ही ये काम कर लूंगा, मुझे ये सब काम आता है, मुझे अकाउंट्स प्लस टैक्स की नॉलेज है, मैं ही ये काम कर लूंगा। तो इस तुम बाहर वाले को किसी को सैलरी दोगे, इससे बढ़िया एक काम करो यार, तुम ना मुझे ही दे देना सैलरी। चलो बाहर वालों को तुम 15,000 रुपये महीने में रखोगे, वो अकाउंट्स और टैक्सेशन का काम करेगा, ठीक है, डेली बेसिस पे अकाउंटिंग एंट्री करेगा, अकाउंट जनरल एंट्री रिकॉर्ड किया करेगा। तो आप उसको एक तरह से नौकरी पे रख रहे हो, 15,000 रुपये पर महीना। तुम यार चलो एक काम करो, मुझे 10,000 ही दे देना पर मंथ। तो इस प्रकार से अगर कोई बात है तो ये बात भी एग्रीमेंट में अभी लिखवा दो। जैसे मिस्टर ए कहता है भाई मैं सैलरी लूंगा अगर मैं ये काम करूंगा, अकाउंटिंग का काम करूंगा, बुक कीपिंग का, और जो हमारी रिटर्न वगैरह भी भर दिया करूंगा जीएसटी की हर महीने जो जाती हैं, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं 10,000 रुपये अलग से लूंगा सैलरी के फर्म से। अगर सभी पार्टनर एग्री हो जाते हैं तो ये बात भी फिर डन, अप्लाई हो जाएगी। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारी बातें होती हैं, वो सब इसमें एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं। आगे चलते हैं, तो ये पार्टनरशिप डीड बन जाती है, पार्टनरशिप डीड के अंदर ये सारी बातें लिख दी जाती हैं। नाउ आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्टनरशिप डीड क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। जो पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड यानी कि एक एग्रीमेंट, ये स्टैम्प पेपर पे बनता है। एग्रीमेंट ये एक प्रकार का लीगल डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये स्टैम्प पेपर पे बनता है, नोटराइज होता है, कोर्ट की स्टैम्प होती है इस पे, ठीक है। सो ये ज़रूरी है कि ये हमेशा राइटिंग में ही हो, क्योंकि देखो ओरल में तो हो नहीं सकता ना, ओरल में स्टैम्प कैसे लगेगी, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बेटर है कि राइटिंग में हो, रिटन में हो। नाउ अब क्या होगा देखिए, सपोज कीजिए ए बी सी थे,
और उन्होंने क्या करा कि आपस में एग्रीमेंट नहीं करा, उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। अब क्या करें सर, एग्रीमेंट तो हुआ नहीं, यानी कि क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि पार्टनरशिप डीड यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, यानी कि एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी कि इसको ऐसे बोल दो, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब क्या होगा जी, अब देखिए क्या होगा। अब ये बिल्कुल ऐसे हो गया कि जैसे ओनर और टेनेंट के बीच में एक रेंट एग्रीमेंट बना ही नहीं। तो अब ये तो बात कॉमन हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई इन्होंने कोई पेपर वर्क तो कराया नहीं है, तो ये तो 100% श्योर है कि इनके बीच कन्फ्लिक्ट, मतभेद, लड़ाइयाँ झगड़ा तो होंगे ही होंगे, अब 100% होंगे। अब तो ठीक है, क्योंकि उन्होंने लिखवाया नहीं है, और कल को देख लेना कोई ना कोई पार्टी जरूर किसी प्रकार से कहीं ना कहीं से बहस शुरू कर देगी। ओनर ने कुछ बोला नहीं और टेनेंट शुरू हो जाएगा, भाई साहब ये कब डिसाइड हुआ था, कहाँ लिखा है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई थी। झूठ भी बोल सकते हैं टेनेंट, और ओनर की तरफ से भी आ सकते हैं ये पॉइंट। तो गलतियां, खामियां तो कहीं से भी उठ सकती हैं। चलिए अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तब क्या होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका एक एक्ट है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ऐसे केस में इसके प्रोविजंस अप्लाई होंगे, इसके नियम, इसके प्रोविजंस अप्लाई होंगे। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, क्योंकि आपने एग्रीमेंट तो बनाया नहीं है। अब मान लीजिए इनके बीच में लड़ाई झगड़े हो गए, मतभेद हो गए, मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में जज साहब ने पूछा, हाँ जी क्या हुआ भाई, लाओ अपनी पार्टनरशिप डीड का रजिस्ट्रेशन दिखाओ, एग्रीमेंट दिखाओ, डीड दिखाओ। जनाब ये तो हमने किया ही नहीं है। तो ठीक है, अब सेटलमेंट तो करवाना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर इसके ऐसे केस में अलग से एक एक्ट बनाया गया था, पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इसके अंदर वो सारी बातें लिखी गई कि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होगी तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सहारा लिया जाएगा और ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं और उनको सॉल्व किया जाएगा। तो आइए, पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बात कहता है अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया है। तो देखिए क्या है, अगर आपके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, नो पार्टनरशिप डीड, that there is no partnership deed, तो अब क्या होगा, अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसके प्रोविजन अप्लाई होंगे। और वो प्रोविजन क्या बात कहते हैं, सुनिए ध्यान से। पहली बात ये कहते हैं कि देखो, आपका जो भी प्रॉफिट और लॉस है, आपका जो भी प्रॉफिट और लॉस है, अब से आप इक्वल रेशियो में डिवाइड करोगे, इक्वली आपस में बांटोगे। अब यहाँ पे मान लीजिए तीन पार्टनर थे ए बी सी। अगर इनके बीच में एग्रीमेंट होता तो इन्होंने ये रेशियो ये लिखवाई हुई थी कि 5:3:2 की रेशियो में हम प्रॉफिट बांटेंगे, जो भी हमें इस बिजनेस से प्रॉफिट होगा हम इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एग्रीमेंट तो है नहीं, तो ये वाली रेशियो अप्लाई नहीं होगी। अब क्या अप्लाई होगा, अब ए बी और सी के बीच में जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वल बटेगा, 1:1:1 में। अब इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा। अब ए कहता है सरकार ये तो गलत है, सरकार कहेगी भैया ऐसा है, अगर गलत लग रहा है तो एग्रीमेंट कर लो, क्यों नहीं करा था एग्रीमेंट राइटिंग में, पहले क्यों नहीं डिसाइड किया था, पता नहीं है तुम्हें। तो अब क्या होगा, अब ये बात अप्लाई होगी, भैया प्रॉफिट बटेगा तो इक्वल बटेगा। दूसरी बात अब क्या होगा, दूसरी बात ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग, भाई ऐसा है अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को चाहिए तो भैया देखो ऐसा है, या तो आप एग्रीमेंट में लिखवा लो, और एग्रीमेंट में अगर नहीं लिखा है यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सॉरी,
किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, चाहे कितना ही जोर जबरदस्ती कर लो। फिर आती है बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बताइए। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन अब मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। भाई अगर आपको चाहिए थी तो आप एक काम कर देना, आप लिखवा लेते एग्रीमेंट के अंदर। चलो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग बता देता हूँ क्या होता है। मान लीजिए जैसे ये ए बी सी एंड एसोसिएट्स, ए बी सी एंड एसोसिएट्स ये एक पार्टनरशिप फर्म है भाई, ये एक पार्टनरशिप फर्म है। और इसमें से क्या हुआ, मिस्टर ए ने क्या करा, इस बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर लिया। मनी विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, मनी विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब ये तो ड्राइंग हो गई, ऑब्वियसली सी बात है, और पर्सनल यूज। अब तो फर्म ये कहती है भाई देख तूने जो पैसे निकाले हैं इसके ऊपर हम तुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हम इंटरेस्ट लेंगे इसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग कोई पॉइंट है ही नहीं, और होगा भी कहाँ से, हम तो ये मान के चल रहे हैं ना कि भाई क्या नाम है, एग्रीमेंट है ही नहीं, डीड ही नहीं बनी है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, और आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग कोई पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, तो फिर ऐसा है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज। तो फर्म जो है पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकती, ठीक है भाई। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर इतनी दिक्कतें हो रही हैं तो एक काम करो, डीड एग्रीमेंट कर लो, डीड बना लो, इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो। अदरवाइज पार्टनरशिप एक्ट 1932 बात जो कहता है फिर वो बातें अप्लाई होंगी, और वही बातें मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई देखो प्रॉफिट एंड लॉस जो वो इक्वल बटेगा, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर सकती है फर्म। रही बात इंटरेस्ट ऑन लोन की, इंटरेस्ट ऑन लोन की मैंने अभी आपको बताया था, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पर एनम ही फर्म देगी, ठीक है, 6% पर एनम ही अलाउ करेगी फर्म। भाई अगर कोई पार्टनर कहता है नहीं भाई मुझे तो ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा चाहिए तो भैया एक काम करो, एग्रीमेंट कर लो, एग्रीमेंट कर लो और उसमें लिख लो, नहीं तो भैया फिर ऐसा है 6% पर एनम ही मिलेगा, बात खत्म बस। अच्छा रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, क्या किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन सैलरी मिलेगी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो? भैया देखो ऐसा है जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो रेम्यूनरेशन इज अलाउड, कोई रेम्यूनरेशन कोई सैलरी वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को, और अगर चाहिए तो एग्रीमेंट कर लो, सीधी सी बात है, ठीक है, एटसेट्रा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप सभी को बातें क्लियर हो गई होंगी। अब सुनिए, आइए जी आगे चलते हैं। सो आप 11th क्लास का आपको याद होगा, 11th क्लास में आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। आपका एक चैप्टर था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, आपका एक टॉपिक था, लास्ट चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लास्ट से सेकंड लास्ट था ना, लास्ट तो सिंगल एंट्री था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 18 या कुछ 17 या 19 समथिंग था, ठीक है, जो भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसके अंदर आपने बनाए थे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी, फाइनल अकाउंट बनाए थे, तो आपने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड नंबर पे आपने बनाई थी बैलेंस शीट। सो अभी मैं आपको यहीं से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, अब देखिए मेरी बात। तो पार्टनरशिप फर्म जो होती है, पार्टनरशिप फर्म भी अपने जनरली ये अकाउंट्स बनाती है, ठीक है। अब इसमें एक दो चीजें अब ऐड होती चली जाएंगी बीच में, देखिए क्या होगा, क्योंकि ये तो था सोल प्रोप्राइटरशिप का, ठीक है, हमारी बात आ रही है पार्टनरशिप पे। तो देखिए आपको 11th क्लास का याद होगा फॉर्मेट, आइए फटाफट बना लेते हैं, साथ साथ बोलिएगा जिन्होंने पढ़ा हुआ है। सो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप सभी को याद होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा तो नहीं लिखेंगे, डिटेल में आइटम तो नहीं लिखेंगे, बट मोटे मोटे कुछ ना कुछ लिख लेते
लेते हैं और फिर मैं आपको कुछ नया सिखाने वाला हूँ जो इस चैप्टर में यूज होगा। तो एक बार फटाक से हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं 11th क्लास का। चलिए डेबिट particulars amount particulars amount एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखा करते थे टू ओपनिंग स्टॉक, फिर आप लिखते थे टू नेट परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस वगैरह सब इसी में आ गए। और फिर आपका टू जीपी ग्रॉस प्रॉफिट आप निकाल लिया करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर। क्रेडिट साइड में आप लिखते थे बाय नेट सेल, यानी कि सेल माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल, और बाय क्लोजिंग स्टॉक। इस प्रकार से आपका जीपी आ जाया करता था, या जीएल जो भी है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। क्लियर। उसके बाद आप जीपी को यहाँ पे उतारोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। फिर आप P&L के एक्सपेंस लिखा करते थे, लाइक जैसे टू बैड डेट्स, टू सैलरी, टू ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। और इस प्रकार से आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट आ जाया करता था, तो वो नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाता था। तो वो नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे एक सेकेंड, तो ये यहाँ पे आपने फाइनलाइज कर दिया। ठीक है। अब जो आपका अकाउंट बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप में अब जो आप बनाओगे वो बनेगा प्यारे बच्चों, अब बनेगा आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बंटवारा करना। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सब सेम है, फॉर्मेट वगैरह उसी के कंटिन्यू में चल रहे हैं अब हम। ठीक है। सो डेबिट पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट साइड। तो अब आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे उतार लेना नेट प्रॉफिट को बाय नेट प्रॉफिट। अब देखिए क्या होगा। सपोज कीजिए आपकी पार्टनरशिप फर्म है, आप पार्टनर्स हो। मैं जरा फॉरवर्ड आगे पेज लेके जा रहा हूँ, पहले वहां पे समझाता हूँ, फिर वापस आएंगे। मान लीजिए आपकी फर्म है जी ABC एंड एसोसिएट्स के नाम से, ये आपका बिजनेस है। तो पूरे साल काम होता है, आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। तो उसी अकाउंट्स में से जो भी सेल वगैरह होती हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज वगैरह, वो सब आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देते हो। क्लियर। फिर आप ऑफिस के खर्चों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, उसमें आप ऑफिस की जो भी एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी वगैरह और बैड डेट्स वगैरह, डेप्रिसिएशन वगैरह, प्रिंटर के खर्चे, स्टेशनरी के खर्चे, कोई इनकम है तो वहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हो। ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर लेते हो, सारे खर्चे यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हो। उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट बचा ना, वो प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो अब जो ये हमारा नेट प्रॉफिट है, अब इसमें से क्या होगा, अब इसमें से पेमेंट होगी सिर्फ और सिर्फ मालिकों की।
भाई देखिए हमारे जो भी मजदूर थे, दिहाड़ी मजदूर थे, जो भी थे, हम उनको वेजेस वगैरह दे के आ चुके हैं। हम अपना जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो पे कर चुके हैं, ऑफिस के खर्चे पे कर चुके हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ऊपर से प्रॉफिट हायरार्की चलती हुई आ रही है ना। सेल हुई, प्रॉफिट जनरेट हुआ, प्रॉफिट में से खर्चे पे हुए, चाहे वो फैक्ट्री के खर्चे थे, चाहे वो ऑफिस के खर्चे थे, सबकी पेमेंट कर दी। ठीक है, और फिर नीचे प्रॉफिट जो बचा, अब इसमें से क्या होगा, अब ओनर्स को जाएगा पैसा, ओनर्स को। ओनर्स यहाँ पे कौन, पार्टनर्स। पार्टनर कौन, ए बी एंड सी। अब इनकी बारी है पैसा लेने की, अब इनको मिलेगा जी पैसा। तो काम तो यही कर रहे हैं दिन रात, पैसा तो इन्होंने लगाया था बिजनेस स्टार्ट करने में। नाउ तो अब हम क्या करेंगे, इस नेट प्रॉफिट में से पैसा देना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले पेमेंट होगी, मान लीजिए अगर किसी पार्टनर की सैलरी वगैरह देनी है तो यहाँ पे दे दीजिए, टू सैलरी टू मिस्टर ए, पार्टनर की। क्वेश्चन में दे रखा होगा कितनी सैलरी देनी है, नहीं देनी है तो यहाँ लिख देना टू सैलरी टू मिस्टर ए। तीनों को देनी है तो तीनों की आ जाएगी। और अगर क्वेश्चन में फिर लिखा होगा कि अगर किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो वो भी दे देना, ए बी सी। अगर तीनों को देना है तो तीनों का लिख देना और टोटल करके बाहर लिख देना। इसी प्रकार से किसी को अगर इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, फर्म ने, ये फर्म का अकाउंट है, फर्म पे कर रही है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू मान लीजिए बी को देना है तो यहाँ दे दीजिए। फिर कुछ पैसा एक काम कीजिए, फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रख लीजिए। रिजर्व, सारा प्रॉफिट खत्म मत कीजिए, कुछ पैसा फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रख लीजिए। और बाकी जो पैसा बचेगा, मान लीजिए यहाँ पे थे 100 रुपये, 100 रुपये में से हमने क्या करा, 10 रुपये सैलरी दे दी, ब्याज ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया 30 रुपये। ठीक है, 10 रुपये का हमने इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया। फिर हमने 20 रुपये सेव करके रख लिए, भाई फ्यूचर के लिए काम आ जाएंगे, अगले साल कुछ काम होगा तो। ठीक है ना, तो कितने हो गए, 10 20 30 40 और 60, 40 रुपये बचे। तो ये 40 रुपये जो हैं अब ये तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे सर, ए बी और सी में बढ़ जाएंगे। और अगर जैसे कि अगर इनके बीच पार्टनरशिप डीड होगी तो इस रेशियो में बढ़ जाएंगे 5:3:2। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वल बढ़ जाएंगे ये पैसे। तो ये पैसा इनको मिल जाएगा पार्टनर्स को। ये लो भाई प्रॉफिट, फर्म ने जो पूरे साल प्रॉफिट कमाया उसमें से तुम्हारा प्रॉफिट ये रहा। तो इस प्रकार से अब इस चैप्टर में क्या है, यहाँ पे पार्टनरशिप में सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। एक एक करके मैं आपको ये सारे आइटम भी सिखाऊंगा, इनकी ट्रीटमेंट सिखाऊंगा कि सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट की जाती है, लोन की ट्रीटमेंट एंड कैलकुलेशन, रिजर्व के बारे में, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे यहाँ पे एक चीज लिखना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, तो अभी है ना, इसको फुल डिटेल में बनाएंगे और अच्छे से समझेंगे विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ये सब है। तो आप एक काम कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, फिलहाल यहाँ तक रिवाइज कीजिए। आज जो हमने पढ़ा है आप प्लीज इसको रिवाइज कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगी अब इसकी, उसमें मैं आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, हालांकि आज बना के देख लिया है हमने, और उसके अंदर जितने भी आइटम्स आते हैं उन सब की कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा मैं। पहले तो हम एक बेसिक क्वेश्चन ले लेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि हमें डायरेक्ट अमाउंट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डायरेक्ट अमाउंट दे रखा होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, सैलरी, रिजर्व एटसेट्रा, जो भी इसके अंदर आते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि ये डायरेक्ट दे रखे अमाउंट। फिर हम क्या करेंगे, अब इंडिविजुअली इनको कैलकुलेट करना सीखेंगे कि भाई अगर डायरेक्ट अमाउंट नहीं दे रखा है, अगर कोई भी चीज़ हमें डायरेक्टली नहीं गिवन है तो हम इनको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो वो मैं फिर आपको कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा कि कैलकुलेट कैसे करना है, कैलकुलेशन सीखेंगे। थोड़ा सा लेंथी है चैप्टर, ठीक है, सो डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, रिवाइज करते रहिए। सो आज के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन बजा दीजिए। ठीक है जी प्यारे बच्चों, और देखते रहिए एस कुमार पाठशाला। तो जल्दी ही मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही।
थैंक यू वेरी मच।